अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। लास्ट टाइम बेटा हमने कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन से ही रेलेवेंट जो क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आपको कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो आइए पहले देखते हैं कि कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। अब हमारे पास आ जाता है सबसे पहला टॉपिक है बेटा कि टॉपिक को समझना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन। अब बेटा अगर हम कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन की बात करते हैं तो कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन के लिए आपको तीन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली जो बात है बेटा वो ये है कि अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू सी, तो हम सबसे पहला काम बेटा ये है हमारे पास कि एफ एफ सी को जो है ना वो क्या होना चाहिए, इज डिफाइंड होना चाहिए। एफ एफ सी को क्या होना चाहिए, डिफाइंड। अब सबसे पहला क्वेश्चन फिर ये राइज होता है कि एफ एफ सी डिफाइंड कब होगा। एफ एफ सी बेटा डिफाइंड उस वक्त होगा कि जब हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी, 0 ओवर 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी एंड आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन में अगर हम वैल्यू पुट करें इन चारों में से कोई भी केस जनरेट ना हो तो इसका मतलब ये होगा फंक्शन क्या हमारे पास कंटिन्यूस डिफाइंड है फंक्शन। सेकंड जो स्टेप है बेटा, सेकंड स्टेप ये है कि लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाए राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारे पास की लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स हो जाए इज इक्वल टू हो जाए हमारे पास यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। इसका मतलब है दोनों आंसर अगर इक्वल हो गए हमारे पास आफ्टर पुटिंग दी वैल्यूज, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट हो जाए तो इसका मतलब है कि लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास एग्जिस्ट हो जाएगी। तीसरा स्टेप है इसका बेटा, जिसमें तीसरे स्टेप में हमने कोई ज़्यादा से कैलकुलेशन नहीं करनी। जस्ट ये जो आंसर हमारे पास आए होंगे जस्ट इन आंसर को हम कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर कैसे करवाएंगे कि हो सकता है कि फंक्शन डिफाइंड भी हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर भी आए, लेकिन ये तीनों आंसर सेम नहीं आएंगे तो फिर ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी के लिए ये बात जरूरी है कि एफ एफ सी इक्वल होना चाहिए लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि ये कंटिन्यूटी उस वक्त भी चेक हो सकती है कि जब हम वन साइडेड लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट x टेंड्स टू c अगर हमारे पास आ जाए एफ एक्स तो तब भी एक ही बात है। अब जो क्वेश्चन राइज होता है वो ये है कि हमें कैसे गेस करना है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे चूज करेंगे, कैसे गेस करना है कि वन साइडेड लिमिट हम चूज करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लें बेटा। ये देखें कि अगर सपोज करें कि आपके पास ये एक नंबर लाइन है आपके पास जिसमें यहाँ पर माइनस इंफिनिटी और इधर क्या दिया हुआ है बेटा हमारे पास प्लस इंफिनिटी दिया हुआ है। अब यहाँ पर कोई भी एक नंबर c है हमारे पास, तो अब अगर ये नंबर c है बेटा तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से इसे अप्रोच करेंगे और ये वाला जो एरिया होगा हमारे पास ये वाला एरिया लेस देन c को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इस साइड से इसको अप्रोच करेंगे इसका मतलब राइट साइड से अप्रोच करेंगे बेटा, और राइट साइड से ये वाला एरिया जो होगा वो x इज ग्रेटर देन c कहलाएगा हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से इसको अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स हो जाएगा। इधर से अगर हम अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ये मेरे पास क्या आ जाता है एफ एक्स आ जाता है। अब यहाँ पर जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ये प्लस से सिर्फ राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये जो माइनस है जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप पुटिंग c ही करेंगे दोनों सूत्रों में, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये एट c को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब है एट c है तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास ये एफ एफ सी को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ से हमने एफ एफ सी कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और पीस वाइज फंक्शन आपको दिया जाता है तो जहाँ पर भी हमें इनइक्वालिटी लेस देन नजर आई वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा, जहाँ पर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन नजर आई उसके लिए राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, और जहाँ पर हमें इक्वल का साइन नजर आ जाएगा, कौन सा साइन, इक्वल का साइन, उसके लिए हम एफ एफ सी को चूज करेंगे। तो अब आए क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा सॉल्व करते हैं इसी बेस को बुनियाद बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 1.4 है।
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा पीस वाइज फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x). अब f(x) हमें क्या दिया हुआ है बेटा mx। इफ कंडीशन ये है हमारे पास कि x इज लेस देन 3 के बराबर है। फिर हमें n दिया हुआ है और कंडीशन ये है कि f(x) इज इक्वल टू 3 के बराबर है। और तीसरी कंडीशन हमें ये दी हुई है -2x + 9, और इस पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो ये है बेटा x इज ग्रेटर देन 3 के बराबर। अब इस क्वेश्चन में बेटा ये कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द फंक्शन f इज कंटीन्यूअस। तो माइंड में रखिएगा इसमें हमने ये प्रूफ नहीं करना कि ये कंटीन्यूअस है, उसने दिया हुआ है कि ये कंटीन्यूअस है। अगर उसने दिया हुआ है ये कंटीन्यूअस है बेटा तो यहाँ पर आए तो हमने इस थर्ड कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करना है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो सिर्फ तीसरी बात हम लिखेंगे और वहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब हम यहाँ पर बेटा इसमें क्या लिखेंगे, गिवन दैट f is a continuous function, f is a continuous function। अगर बेटा हमारे पास f कंटिन्यूस फंक्शन है देन अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, ffc इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर ये जो c माइनस c प्लस और यहाँ पर ऊपर आए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जिसमें लेस देन का साइन आएगा उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेस देन का साइन आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, जिसमें ग्रेटर देन का साइन आएगा वहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट को चूज करेंगे। इसी पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए देखिएगा हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब लिमिट x टेंड्स तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शन 3 पे ब्रेक हो रहा है और वैसे भी क्वेश्चन में भी ये गिवन है कि एट c इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है पहला काम तो ये हमारा जहाँ जहाँ c आ रहा है वहाँ पर हम 3 बेटा पुट करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ff3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद जस्ट हमने फंक्शन की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब बेटा अगर हम फंक्शन की सिलेक्शन करते हैं तो जो ff3 है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बात बताई थी आपको कि जिसमें इक्वल का साइन आएगा वहाँ पर ff3 की सिलेक्शन होनी है। अब यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल के सामने क्या आ रहा है n, इसका मतलब है इसमें तो x मौजूद ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर ff3 की जगह n आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब यहाँ पर हमने fx चूज करना है तो 3 माइनस के लिए मैंने क्या बात बताई थी आपको, लेस देन का साइन होना चाहिए। इसमें देखें यहाँ पर लेस देन का साइन है, इसके सामने वाला फंक्शन हमने सेलेक्ट करना है। अब अगर हम सामने वाला फंक्शन बेटा सेलेक्ट करते हैं तो ये mx आ जाएगा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब 3 के ऊपर प्लस है तो प्लस के मतलब मैं आपको बता चुका था हमने वो फंक्शन इधर देखें। इस फंक्शन पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है बेटा, इस ग्रेटर देन के साइन की वजह से हम ये वाला फंक्शन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा 2x + 9 हो जाएगा। तो अब ये बेटा इक्वल हो जाएगा n और यहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 3 इज इक्वल टू यहाँ पर भी जहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास ये कांस्टेंट फंक्शन n था क्योंकि इसमें x मौजूद ही नहीं था। यहाँ पर बेटा जहाँ x आ रहा है वहाँ पर मैं 3 पुट कर दूंगा तो ये 3m हो जाएगा। यहाँ पर भी जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 3 पुट कर दूंगा तो 3 हो जाएगा 2 × 3। तो ये बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू -6 प्लस क्या हो जाएगा 9। तो ये बेटा इक्वल हो जाएगा n इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं कि जब हमें 3 टर्म्स दे दी जाए इक्वालिटी के साइन के साथ तो कोई सी दो टर्म्स को हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। इसका मतलब ये 3 हमारे पास नाउन वैल्यू है, इस 3 को n के साथ भी मिला दूंगा, इस 3 को 3m के साथ भी मिला दूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 3। तो ये तो हमारे पास 3 का n का आंसर डायरेक्ट मिल गया और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा m3 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और m इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी तैयारी करके अपने मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।